आज की कहानी। वक्त रात के 2 बज रहे थे। विमान की तेज आवाज सुनकर अनायास मैं छत पर चली आई। घर के नजदीक एयरपोर्ट होने के कारण विमानों की आवाजें यहाँ आती रहती हैं। निगाहें उठाकर मैंने आसमान की ओर देखा। एक विमान काफी नीचे उड़ रहा था। शायद उसने अभी अभी उड़ान भरी थी। हो सकता है इसमें सौरभ हों। उनकी फ्लाइट का भी तो यही समय था जब से सौरभ चीन की राजधानी बीजिंग जाने के लिए घर से निकले हैं। मेरा मन कमजोर पड़ रहा है। आंखों में नींद नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी असुरक्षा का एहसास मन को घेर रहा है। वह बीजिंग न जाएं, एयरपोर्ट से ही घर वापस लौट आएं। हालांकि पहले भी 2 बार ऑफिस के काम से वे अमेरिका गए थे, पर उस वक्त ऐसी बेचैनी का एहसास नहीं हुआ था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसकी वजह वह झगड़ा है जो मेरे और सौरभ के बीच हुआ था, और जिसकी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। विवाह के बाद मेरा पहला जन्मदिन था। सोचा था उस दिन सौरभ कुछ स्पेशल करेंगे, मुझे बढ़िया सा उपहार देंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे। लेकिन यह सब तो दूर, सारा दिन बीत गया और उन्होंने मुझे बधाई तक नहीं दी। शाम को उनका मैसेज आया, बॉस की प्रमोशन पार्टी है, डिनर पर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। पढ़कर क्रोध और वेदना की मिली जुली प्रतिक्रिया आंखों से आंसू बनकर बह निकली। ठीक है, उन्हें मेरी परवाह नहीं, तो मुझे क्यों हो? वो मेरी उपेक्षा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कितनी मुश्किल से हुई थी हमारी शादी। पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे डॉक्टर आलोक से करना चाहते थे, लेकिन मैं सौरभ को चाहती थी। सौरभ हमारी कास्ट के नहीं थे, इस कारण मम्मी पापा इस शादी के लिए सहमत न थे। बाद में मेरे काफी जिद करने पर वे राजी हुए, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी मुश्किल से हासिल हुआ प्यार भी इतनी जल्दी अपनी उष्णता खो देगा। 6 महीने बीतते बीतते हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। आज सोच रही हूँ तो लग रहा है, क्या वे बातें उतनी महत्वपूर्ण थीं जिनकी वजह से मैं नाराज हो जाती थी? सौरभ का पिक्चर के लिए प्रॉमिस करना और फिर काम की व्यस्तता के कारण प्रोग्राम कैंसिल कर देना, क्या बहुत बड़ी बात थी? 2 दिन तक मुंह फुलाए घूमती रही थी मैं। अगले संडे पिक्चर दिखाने ले गए, तभी मूड ठीक हुआ था मेरा। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाती। कभी संडे को भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ता। उस समय उखड़ी उखड़ी रहती मैं उनसे। सौरभ कहते, मनीषा मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे पाता हूँ। तुम बस कुछ दिन सब्र रखो। मैंने अपने मैनेजर से बात की है, जल्द ही वो मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे देंगे। तब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पर मुझ में सब्र नहीं था। मुझे सौरभ की बातें आधारहीन लगती। पुरुष की जिंदगी में उसकी पत्नी की अहमियत इससे पता चलती है कि वो अपनी पत्नी को कितना समय देता है। उस समय भी यही तर्क दिया था मैंने, जब चाचा के बेटे कुंदन की शादी में जाना था। शादी से एक दिन पहले कानपुर पहुंचना चाहती थी मैं। सौरभ भी राजी हो गए थे, पर घर से निकलने के बिल्कुल पहले सौरभ के ऑफिस से फोन आ गया और पश्चाताप में बोले, सॉरी मनीषा, आज मैं किसी हालत में नहीं जा सकूंगा। प्रोजेक्ट में कुछ मुद्दे आ गए हैं जिन्हें सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया था। सौरभ, आप इस बात को भी समझिए कि रिश्ते निभाना भी उतना ही जरूरी है। मेरा एक ही भाई है। मैं शादी में अगर जल्दी नहीं पहुंच पाई तो उसे कितना बुरा लगेगा। हो सकता है गुस्से में वो मुझसे बात भी न करे। चाचा चाची जिंदगी भर इस बात का शिकायतें देंगे। सौरभ शांत ही रहे।
सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहा था। अगले दिन रास्ते भर मैं सौरभ से उखड़ी उखड़ी रही थी। चाचा का घर आते ही मैं अंदर की ओर लपकी। हल्दी की रस्म तभी खत्म हुई थी, चाचा चाची ने मुझे गले लगाया। कुंदन अपनी बहन की सहेलियों के साथ हंसी मजाक में उलझा हुआ था। उसने दूर से ही हाथ हिला दिया। पास आकर सौरभ से बात करने की औपचारिकता भी नहीं दिखाई। मैं जानबूझकर वहां सबके नजदीक जाकर खड़ी रही कि कोई तो मुझे देरी से आने का उलाहना देगा, लेकिन किसी को हमारे आने की फिक्र ही नहीं थी। फिर देर या जल्दी का सवाल ही कहाँ उठता था। मैं मन ही मन में खिसिया रही थी। अपने इन्हीं संबंधों के लिए मैंने सौरभ से झगड़ा किया था। सौरभ मुख से कुछ नहीं बोले, बस मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। रात में फेरों के वक्त मम्मी मुझे एकांत में ले जाकर बोली, मनीषा तेरे और सौरभ के बीच सब कुछ ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू सौरभ से बात नहीं कर रही है। मम्मी की सहानुभूति पाकर मेरा दिल भर आया। व्याकुल होकर मैं बोली, मम्मी मेरे और सौरभ के बीच अब बहुत झगड़े होते हैं। कई कई दिन तक हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। सौरभ अब बहुत बदल गए हैं। पहले उन्हें मेरा कितना ख्याल था, लेकिन अब उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके लिए उनका काम ही सर्वोपरि है। मम्मी शांत मन से मेरी बातें सुनती रहीं, फिर बोली, मनीषा कॉलेज में मैं तुम्हारी ही उम्र की कितनी लड़कियों के संपर्क में रहती हूँ। उनमें से कई मुझे अपनी समस्याएं भी बताती हैं। मनीषा मुझे लगता है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों में एडजस्ट करने की भावना कम हो रही है और उनका बढ़ रहा है। आजकल पति और पत्नी को जो बराबरी का दर्जा मिल रहा है, उसके चलते पति से उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही रहती हैं और इनके पूरा न होने पर उनका टकराने लगता है। शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। मम्मी, तो क्या गलत बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? उन्हें सहते रहना चाहिए? नहीं मनीषा, तुम इस बात को समझो। गलत बातें सहने में और एडजस्टमेंट में अंतर है। पति की परिस्थितियों को समझना और उनसे तालमेल बिठाकर चलना एडजस्टमेंट होता है। छोटी छोटी बातों पर रूठना, बोलचाल बंद कर देना, हर समय शिकायतें करना, ये सब बचपना है। मनीषा, पति की मुश्किलों को समझकर उनके साथ सहयोग करोगी तो तुम देखोगी कि वो एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो अगली बार पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते में गहराई आती है, व्यक्तित्व में ठहराव आता है। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हें नाराज होने का हक नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक रूठे रहना पति पत्नी के रिश्ते में खालीपन पैदा करता है। बहस और चुप्पी दोनों दूरियां बढ़ाती है। मम्मी, मैं समझ रही हूँ, कम से कम आप मेरी भावनाओं को समझेंगी। यही सोचकर अपने मन की बात कह दी। व्याख्या करना ही है तो निष्पक्ष भाव से करिए ना। पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रही हैं? कहाँ तो आप सौरभ के साथ मेरी शादी के खिलाफ थीं, और कहाँ आपको उनकी हर बात ठीक लगती है। मम्मी का हमेशा की तरह उपदेश देना मुझे खिन कर गया था। ऐसा कम ही होता है कि किसी के समझाने से इंसान पर असर पड़े। मुझ पर भी मम्मी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो अपना जन्मदिन भूल जाने पर मैं सौरभ से इतना नाराज न होती। रात में बॉस की पार्टी से वो देर से घर लौटे थे। सुबह मेरे करीब आकर बोले, प्लीज मनीषा, मुझसे नाराज मत हो। बॉस प्रमोशन पर जा रहा है। कल सारा दिन इतना व्यस्त रहा कि तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। आज सुबह मम्मी ने फोन करके याद दिलाया। मुझे बहुत अफसोस है मनीषा, लेकिन मैं भी क्या करूं? 3 दिन बाद बीजिंग जाना है। तब तक रत्ती भर भी फुर्सत नहीं है। मगर वादा करता हूं कि वापस आकर हम आउटडोर संडे को सेलिब्रेट करेंगे।
मैंने सौरभ की बात का जवाब नहीं दिया और किचन में चली आई। मुझे लगा शायद यह बात सच है कि ज्यों-ज्यों शादी का समय बीतता जाता है, पत्नी अपने पति से जुड़ती जाती है और पति विमुख होने लगता है। तभी सौरभ को मुझसे अधिक अपना काम प्यारा है। मुझे उम्मीद थी, रात में सौरभ मुझे फिर से मनाएंगे। देर से ही सही, मेरे लिए जन्मदिन का उपहार जरूर लाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाने के लिए घर से निकले, तब भी मैंने उनसे बात नहीं की। चुपचाप उनकी पैकिंग की और एक और खड़ी हो गई, इस प्रतीक्षा में कि शायद चलते हुए वो मेरे करीब आए, मुझे अपने आगोश में समेटकर मेरा माथा चूम ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हसरत दिल में ही रह गई। सौरभ बदल गए हैं। मेरे बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एहसास जागा था मन में, लेकिन अब लग रहा है कि यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता, तो जाते समय पलटकर बार बार मुझे न देखते। उनका चेहरा यूं उतर न जाता। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, जरा जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट करती हूँ। आखिर क्यों नहीं बोली मैं सौरभ से? ऐसा भी क्या कर दिया था उन्होंने, जो उन्हें बाहर तक छोड़ने नहीं गई? जाते समय उनसे यह भी नहीं कहा कि जल्दी आना। उनका व्यथित चेहरा याद कर मेरा मन द्रवित हो रहा था। काश मम्मी की बातों को मैं गंभीरता से लेती और उनसे यूं नाराज न होती। खैर, ईश्वर करे कि ये 4 दिन जल्दी बीत जाएं और सौरभ लौट आएं। फिर अपने आह को एक तरफ कर उनके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। इस विचार के साथ ही निगाहें घड़ी पर जा टिकी। सुबह के 6 बज चुके थे। सौरभ की फ्लाइट को 4 घंटे से अधिक बीत चुके थे। अब तक उन्होंने बीजिंग की आधी से अधिक दूरी भी तय कर ली होगी। रात भर जागने के कारण सिर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन मन की बेचैनी कुछ भी करने नहीं दे रही थी। अनमने भाव से मैंने टीवी ऑन किया। न्यूज़ चैनल लगाते ही नज़र ब्रेकिंग न्यूज़ पर जा टिकी। बीजिंग जा रहे विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है। विमान का कुछ पता नहीं है। तलाश जारी है। मेरा दिल धक्का से रह गया। हे भगवान, इसी विमान में तो सौरभ थे। तो क्या? नहीं, नहीं, मेरा हृदय चित्कार कर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा, शरीर की मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो। कांपते हाथों से मैंने एयरपोर्ट का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बिजी था। तभी कॉल बेल बजी। लगता है सौरभ आ गए। शरीर में एक नई स्फूर्ति सी जागी। आंसू पोंछ बदहवास सी मैं दरवाजे की ओर भागी। बाहर कुरियर वाले को देख मन बुझ गया। सौरभ ने एयरपोर्ट से एक पैकेट भेजा था। मैंने जल्दी उसे खोला। अंदर एक खूबसूरत सी घड़ी थी, साथ में एक पर्ची जिस पर लिखा था मेरी मनीषा को जन्मदिन का तोहफा। मन पर बोझ लेकर जा रहा हूँ कि जाने से पहले तुम्हारी नाराजगी दूर न कर पाया। तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा, तो सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारा सौरभ। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सौरभ, मुझे उपहार नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज लौट आओ सौरभ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। काश मैं सौरभ से नाराज न हुई होती। काश मैंने उन्हें रोक लिया होता। मेरी नजरें दोबारा टीवी पर जा टिकी। विमान को ढूंढने के प्रयास और तेज हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ी देर में मम्मी आ गईं। उनके सीने से लग मैं बिलख उठी। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गईं। मम्मी मेरा सिर सहलाते हुए बोली, मनीषा हिम्मत रखो, तुम्हारे पापा एयरपोर्ट पता करने गए हैं। मेरा मन कह रहा है सौरभ जरूर आएंगे। मम्मी की आवाज मुझे कहीं दूर से आती लगी। दिन का उजाला बढ़ रहा था और मेरा भविष्य अंधकार की गहरी खाई में डूबता जा रहा था। अगले दिन से दोस्तों और रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। हर कोई अपने तरीके से सांत्वना दे रहा था। धीरे धीरे 1 माह बीत गया। विमान का अब तक कुछ पता नहीं चला है।
सौरभ के लौट आने की आस आज भी मेरी सांसों में बसी हुई है। आज अपनी बालकनी में बैठी मैं अश्रुपूरित नेत्रों से बीते दिनों की स्मृतियों में खोई हुई हूँ। कुछ दिन पहले तक मैं और सौरभ इसी बालकनी में बैठकर शाम की चाय पीते थे। सौरभ मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहते और मैं अपनी शिकायतों के ताने बाने में उलझी अक्सर खामोशी अख्तियार कर लेती थी। आज मैं सौरभ से बात करना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी बात सुनने के लिए सौरभ मेरे पास नहीं है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। वक्त यह कैसा खेल खेल गया मेरे साथ। काश मैं वक्त रहते प्यार की अहमियत को समझ पाती। काश मैं गुजरे वक्त को लौटा पाती। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।